कश्मीर शब्द से ही हमारे माइंड में दो तरह के तस्वीर आते हैं, एक तो आतंकवाद, दूसरा ब्यूटी ऑफ कश्मीर। जो ब्यूटी ऑफ कश्मीर है वह गॉड गिफ्टेड है, लेकिन आतंकवाद मैन मेड है। दुर्भाग्य है कश्मीर के जितने भी प्रशासक हुए हैं इसका प्रयोग व्यापार के लिए किए हैं, मींस इसका क्रय विक्रय किया है। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा, इमरान सरकार के द्वारा नवंबर 2020 में इसको प्रोविंस का स्टेटस दिया जाना चीन के दबाव में एक बार फिर से इसकी कीमत लगाने जैसी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद है उस विवाद के कारण को समझेंगे। क्या यह पीओके भारत का अभिन्न अंग है, कैसे है अभिन्न अंग, इसको भी समझेंगे, और इसमें चीन का इंटरफेरेंस क्या है यह भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या है। सबसे पहले इस इशू को समझने के लिए हमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो वर्तमान समय में इसका कंडीशन है यह दो पार्ट में है। एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, दूसरा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, मींस जो पीओके के फॉर्म है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड भी वर्तमान समय में जो जब से इसका स्पेशल स्टेटस 370 हटा है तब से यह दो पार्ट में है। यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में है, दूसरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में है। पाकिस्तान पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको पाकिस्तान अपना कहता है, यह भी दो क्षेत्र के रूप में, गिलगिट बाल्टिस्तान है, दूसरा आजाद कश्मीर। आजाद नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान इसको आजाद मान लिया है, उसके मानने से थोड़ी होगा, यह हमारा क्षेत्र कैसे है हम अभी प्रूफ करते हैं। तो आजाद कश्मीर के रूप में इस दोनों में भी मतभेद है। आजाद कश्मीर जहां सुन्नी बहुल है वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र शिया बहुल है, और पाकिस्तान की अधिकांश जनसंख्या कौन सी है, सुन्नी बहुल देश है। तो ऑब्वियस सी बात है आजाद कश्मीर को लेकर के तो पाकिस्तान का विशेष पैकेज होता है, विशेष प्रावधान, लेकिन इस क्षेत्र का पाकिस्तान अभी तक केवल यूज किया है। यह ना तो इंडिपेंडेंट स्टेटस था ना यह पाकिस्तान का प्रोविंस था, केवल और केवल पाकिस्तान इस क्षेत्र के रिसोर्स का, इस क्षेत्र के सोशल रिसोर्स का, इस क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्स का यूज किया है, किससे, चीन के सहयोग से। चीन की भूमिका, तो क्यों चीन यहां इंटरफेयर करता है इसको भी हम लोग समझते हैं। तो जब जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है, अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो इसके ईस्टर्न पार्ट में चाइना है, नॉर्दर्न पार्ट में अफगानिस्तान है और वेस्टर्न पार्ट में पाकिस्तान है। इसकी वर्तमान इस स्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, थोड़ा सा हमें इसके पास्ट में जाना होगा। तो क्या है इसका पास्ट, आइए देखते हैं। इसका पास्ट अगर देखेंगे तो 19th सेंचुरी में कहा जाता है यह ब्रिटेन का एज था। जो वर्ल्ड का सबसे डेवलप वर्ल्ड इकोनॉमी था वह ब्रिटेन था। ब्रिटेन के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में था। ब्रिटेन के कॉलोनी तेजी से फैल रहे थे। तो उसी कंटेक्स्ट में देखेंगे 1813 और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, अगर हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण प्रारंभ हो गया था। लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटेन से सारे ट्रेडिंग राइट्स ले लिए गए थे। सॉरी, ब्रिटेन कहने का सेंस है यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे ट्रेडिंग राइट्स ले लिए गए थे। कौन लिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लिया था। केवल दो ट्रेडिंग राइट्स को छोड़ करके, एक चाय और दूसरा चीन देश चाइना के साथ व्यापार के अधिकार को छोड़ करके। लेकिन 1833 में यह ट्रेडिंग राइट्स भी ले लिए गए। अब चाय का भी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकता, तो कौन करेगा, सभी ब्रिटिश करेंगे, सबको दे दिया, राइट्स फ्री कर दिया गया, ट्रेड फ्री कर दिया गया था, और चीन के साथ भी ट्रेडिंग राइट्स को। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां जिम्मेदारी दिया गया था जो तेजी से वह अपना क्षेत्र फैलाए। तो इस समय, इस पीरियड में 19th सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ यह पॉलिसी रन कर रहा था। साइमल्टेनियसली आप देखेंगे सेम टाइम इस क्षेत्र में सबसे ग्रेट एम्पायर था वह सिख एम्पायर था, सिख साम्राज्य था। सिख साम्राज्य महाराजा रंजीत सिंह के शासन में काफी ताकतवर था, और कश्मीर का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का संपूर्ण क्षेत्र जो था वह इसी सिख एम्पायर के नियंत्रण में था, सिख साम्राज्य के कंट्रोल में था। लेकिन 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हुआ, और जैसे यह सिख साम्राज्य कमजोर हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बैठा ही था, जैसे ही कमजोर होगा इसको नियंत्रित करना है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर दिया तो इसका रिजल्ट आया 1845-46 का फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और ऑब्वियस सी बात है सिख कमजोर हो चुके थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको हरा दिया, सिख हार गया। अब सिख हार गया
तो ऑब्वियस सी बात है, जब दो पार्टी लड़ता है तो क्या होता है, जो जीतता है और जो डिफीट होता है उसके ऊपर पेनल्टी, उसको पनिश किया जाता है। तो यहां पे सिख को पनिश किया गया और सिख को पनिश किया गया, तो दो तरह के पेनल्टी लगाए गए। एक तो पेनल्टी क्या था, ब्यास और सतलज के बीच का जो उपजाऊ दोआब क्षेत्र था वह ले लिया गया। दूसरा, कुछ मॉनेटरी पेनल्टी मींस कुछ धन के रूप में पेनल्टी पनिशमेंट लगाया गया। लेकिन सिख के पास पैसा कहां था, तो उसके बदले ही फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, सिख साम्राज्य से कश्मीर का क्षेत्र ले लिया। कश्मीर के क्षेत्र कहने का सेंस है कश्मीर का क्षेत्र, लद्दाख का क्षेत्र, गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र, और अभी जो आजाद कश्मीर कहता है जो हम लोग मैप में देख चुके हैं वह क्षेत्र, वह सारे क्षेत्र क्या हो गया, अब ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रशासक आए जम्मू के गुलाब सिंह, उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को परचेज कर लिया, क्रय कर लिया। तो इस तरह से कश्मीर का क्रय विक्रय प्रारंभ हो गया जो वर्तमान समय में चल रहा है, और इसका खामियाजा किसी को नहीं भुगतना पड़ता है, इसका खामियाजा वहां के स्थानीय नागरिक को भुगतना पड़ रहा है, वहां के स्थानीय निवासी को भुगतना पड़ रहा है। तो अब आइए देखते हैं इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद की घटना क्या है। इसके बाद की घटना देखेंगे तो साइमल्टेनियसली इसी समय 1889 के आसपास ही मींस 19th सेंचुरी में ही सेंट्रल एशिया पर नियंत्रण को लेकर के रूस और ब्रिटेन के बीच द ग्रेट गेम चल रहा था। मींस दोनों देश चाह रहा था सेंट्रल एशिया पर नियंत्रित रखे। ब्रिटेन क्यों चाह रहा था, ब्रिटेन इसलिए चाह रहा था, जो ब्रिटेन को लग रहा था यह गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र भूसामरिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, और अगर यह रसिया इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा तो वह आसानी से हमसे भारतीय कॉलोनी को क्या कर सकता है, वह छीन सकता है। जबकि रूस का मानना था चूंकि यह क्षेत्र इंपॉर्टेंट है भूसामरिक दृष्टिकोण से, यहां से ब्रिटेन जो है आसानी से हम तक पहुंच सकता है, इसलिए इस द ग्रेट गेम में यह गिलगिट बाल्टिस्तान और स्पेशली जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और उसी महत्व को देखते हुए चूंकि इसका प्रशासन किसके नियंत्रण में है, गुलाब सिंह के नियंत्रण में, भारतीय प्रशासक के नियंत्रण में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पे क्या क्या ड्यूअल कंट्रोल की एक सिस्टम बनाई है भारतीय प्रशासक के साथ मिलकर के, और गिलगिट एजेंसी 1889 में एस्टेब्लिश किया है। और यहां पर ड्यूअल कंट्रोल मींस भारतीय प्रशासक के द्वारा भी कंट्रोल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी यहां पे कंट्रोल। तो यह 19th सेंचुरी की कुछ घटना हुई। लेकिन 20th सेंचुरी में और परिवर्तन होता है। 20th सेंचुरी में 1922 में क्या होता है, यूएसएसआर का गठन होता है, और यूएसएसआर में तजाकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देश भी शामिल हो जाते हैं, जो क्या है, यह गिलगिट बाल्टिस्तान के नजदीकी देश नेबर कंट्रीज है। अब यहां पे ब्रिटेन को यह डर लगने लगता है, जो अब यूएसएसआर तो यहां तक आ चुका है, हो सकता है या क्या करे, इधर से हम भारत में एंट्री कर जाए। तो अब इसको पूर्ण नियंत्रण चाह रहा है, क्योंकि अभी तक सेमी ड्यूअल कंट्रोल का सिस्टम है यहां पे। तो अब यहां पे क्या किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में लीज पर ले लिया है गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को, और लीज पर ले लिया। लेकिन सेम टाइम आप राष्ट्रीय आंदोलन में भी देखेंगे 1935 तक आते आते हमारे यहां राष्ट्रीय आंदोलन काफी तीव्र हो चुका था। गांधी जी का एंट्री और 1935 का एक्ट भी आया था। 1935 के अधिनियम काफी पॉपुलर एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी, और उस एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1935 में यह घटना, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन अपने गति में था, राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र था। तो 1947 आते आते यह लगने लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जो अब जो है भारत पर हम बहुत नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, भारत को हमको फ्री करना पड़ेगा, और भारत को फ्री करना पड़ेगा। और इसी क्रम में क्या हुआ है, जो 1947 में यह जम्मू कश्मीर को हरि सिंह को, यहां पे उसमें प्रशासक हो गए थे हरि सिंह को यह वापस कर दिया गया। और हरि सिंह को वापस केवल जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ही नहीं किया, कश्मीर का क्षेत्र ही नहीं किया गया, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए, हरि सिंह के एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए 2 इंग्लिश मेजर को भी दिया गया। मेजर ब्राउन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण, और यहां से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की भूमिका, ड्यूअल भूमिका दिखनी शुरू हो जाती है। क्यों, यह दिया तो है, लेकिन हमेशा से ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह मानना था जो यह गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान के पास है, और इसी नियत से इसने 2 ब्रिटिश मेजर को यहां पे रिक्रूट कर दिया है इसकी सहायता के लिए, हरि सिंह की सहायता के लिए। अब आजादी की बात आती है तो भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है, और भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है तो देशी रियासतों का विलय का दौर प्रारंभ होता है। तो देशी रियासत को 3 विकल्प दिए जाते हैं, या तो वह इंडिया के साथ मिले, या पाकिस्तान के साथ मिले, और यह इंडिपेंडेंट रहे। यहां पे हरि सिंह से यही गलती हो जाती है, वह पाकिस्तान के चाल को और ब्रिटेन के चाल को नहीं समझ पाते। हालांकि जम्मू कश्मीर बहुत ही सेकुलर स्टेट हुआ करता था, हालांकि अभी भी सेकुलर स्टेट है, जम्मू कश्मीर बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, सेकुलर स्टेट था, जो मुस्लिम बहुल राज्य में हिंदू शासक
का कंट्रोल। तो हरि सिंह ब्रिटेन की चाल को नहीं समझ पाए और यह इंडिपेंडेंट रहने की घोषणा कर दी। जैसे ही इंडिपेंडेंट रहने को अनाउंस किया इन्होंने, वैसे ही पाकिस्तान ने क्या किया, इस मेजर ब्राउन के सहयोग से पाकिस्तानी फोर्स ने कबीला के भेष में जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अब हरि सिंह को भारत से सहायता, सैन्य सहायता, और भारत सरकार का कहना था जो हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कीजिए, मींस विलय पत्र पर, तब हम सहायता देंगे। तो हरि सिंह जो है अब भारत के साथ, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ये करते हैं, तो मींस साइन करते हैं, मींस जम्मू कश्मीर राज्य को क्या करते हैं, वो भारत में विलय की घोषणा करते हैं, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य को के विलय की घोषणा से तात्पर्य हुआ जम्मू का विलय, कश्मीर का विलय, लद्दाख का विलय, गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान कहता है हमारा है, जिसको प्रोविंशियल प्रोविंस भारत विरोध कर रहा है उसका विलय, और आजाद कश्मीर जो कहता है आजाद हो चुका है, ऐसा कैसे आजाद हो जाएगा, हमारा क्षेत्र आजाद कैसे हो जाएगा, उसका कैसे हो जाएगा, उसका विलय। तो इस तरह से यह सारे क्षेत्र 1 2 3 4 5, ये 5 एरिया जो मैंने पहले एक फिगर में देखा था, आगे भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, ये संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली किसका अंग हो गया, यह इंडिया का अंग हो गया, भारत का अभिन्न अंग है। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब आप कह सकते हैं जो किसका अंग है, भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड। ऑक्युपाइड कहने से निकलता है जो जबरदस्ती बाय फोर्स किसी ने नियंत्रण कर रखा है, तो यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा अंग है। अब इसके बाद क्या घटना होती है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो इस तरह से गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान के नियंत्रण में आएगा। कैसे पाकिस्तान के नियंत्रण में जाता है, भारतीय सेना के द्वारा हरि सिंह को सहायता दी जाती, तब तक जो पाकिस्तानी सेना और इंग्लिश मेजर की सहायता से वह इतने क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका था। फिर यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप, दोनों के बीच शांति समझौता हुआ और एक एलओसी लाइन, जो यह लाइन है यह एलओसी लाइन है, एलओसी लाइन का डिमार्केशन हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह कहा गया दोनों क्षेत्र के निवासियों के द्वारा रेफरेंडम कराया जाएगा और फिर इसका डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन चूंकि यह दोनों क्षेत्र आपस में अभी तक मिले नहीं है, इसलिए अभी तक कोई रेफरेंडम जैसी बात नहीं हुई है। अब आइए देखते हैं किस तरह से यह पाकिस्तान इस क्षेत्र को सेल कर रहा है, धीरे धीरे यह बेच रहा है। पाकिस्तान जो पॉलिसी पे काम कर रहा है और चीन जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंटरफेरेंस, पाकिस्तान का हर एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आने वाले दिनों में यह होगा जो पाकिस्तान का नाम चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान में के हट जाएगा और वह पाकिस्तान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो देखेंगे आप, 1963 में इसका कुछ भाग वह चीन को दे दिया है, साक्चगांव वैली है, इंपॉर्टेंट है, और यहीं से जो है चीन ने क्या किया है, 1979 में काराकोरम नेशनल हाईवे जो ग्वादर पोर्ट तक जाता है, जिसका ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है क्या, वन बेल्ट वन रोड और या सिल्क रूट या सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भी कह लीजिए आप, सीपेक कॉरिडोर, जो चीन के ईस्टर्न पार्ट से मींस प्रशांत महासागर से स्थलीय भाग से हिंद महासागर को जोड़ता है। और यह ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर रहा है, जहां पे कि अमेरिका पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को चैलेंज करते हुए ओसामा बिन लादेन को घुस के मारा है। तो पाकिस्तान के लिए सब नॉर्मल हो गया, भारत भी करता रहा है। पाकिस्तान अगर नहीं समझा तो पाकिस्तान बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, पाकिस्तान का जो कंडीशन है। और सबसे पहले तो चीन का इंटरफेरेंस, और चीन यहां ग्वादर पोर्ट, इस ग्वादर पोर्ट के महत्व को 2-3 कंट्री ही समझ पाया। किसी समय यूनाइटेड किंगडम ने समझा था और वर्तमान समय चीन ही समझ रहा है इसका क्या भूसामरिक इंपॉर्टेंस है, क्या इसका आर्थिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यह इस पोर्ट तक इसकी चीन की पहुंच हो गई है। इस पोर्ट से वह एशिया के अन्य देशों को, गल्फ कंट्री को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, इस क्षेत्र में आसानी से वह ट्रेड कर सकता है, अपने टाइम को सेव कर सकता है और इस क्षेत्र के भूसामरिक गतिविधियों को वह प्रभावित कर सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हमारा कंसर्न यह है, जो हाल के दिनों में इस गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान ने प्रोविंशियल प्रोविंस का स्टेटस क्यों दिया है, क्यों और क्यों पहले नहीं दिया था, क्यों इसका केवल वह इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करता था, ना यह स्वतंत्र इंडिपेंडेंट था, ना ही पाकिस्तान का कोई प्रांत था। लेकिन तो उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला, अगर यह गिलगित पाकिस्तान को प्रोविंशियल प्रोविंस का दर्जा दे देता तो जम्मू कश्मीर के रिमेनिंग पार्ट से उसका अधिकार खत्म हो जाता, तो उसका यह मानना था।
दूसरा क्यों दिया है, तो उसके पीछे 2-3 रीजन है। हाल में भारत सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं जम्मू कश्मीर के समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसके समाधान के लिए 2-3 स्टेप काफी महत्वपूर्ण है। पहला, जो हवाला फंडिंग होता था पीओके और भारत के बीच, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बीच, उसको भारत सरकार ने पूरी तरह से नियंत्रित कर दिया। भारत सरकार ने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया। जो अलगाववादी गुट है उसको भारत सरकार ने बहुत ही स्ट्रांगली क्या किया है, समाप्त करने का प्रयास किया है। दूसरा, भारत सरकार की जो वर्तमान पॉलिसी है पीस, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर में पीस शांति स्थापना की बहाली के लिए स्ट्रांग पॉलिसी, स्ट्रांग और सॉफ्ट पॉलिसी का बहुत ही सुंदर मिश्रण है भारत सरकार का। दूसरा, कनेक्टिविटी मींस जम्मू कश्मीर का भारत के अन्य क्षेत्र से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए बाय रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, हर एक तरह से। डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बड़े पैमाने पे यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मींस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है और सामाजिक आधारभूत संरचना। भौतिक आधारभूत संरचना कहने का तात्पर्य है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बड़े पैमाने पे भारत जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसी तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन पे सरकार काम कर रही है। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो है वह क्या हो रहा है, तेजी से भारत से इंटीग्रेट हो रहा है। अब भारत से तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान परेशान है ही है, चीन भी परेशान है। और इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और भारत एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर में डिफरेंस है। पाकिस्तान ने केवल गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र को यूज किया है, उसके रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया है, उसके विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, जिसको हम लोग एक फैक्ट से समझ सकते हैं। जैसे भारत इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर क्षेत्र है, इसके प्रति व्यक्ति नेशनल आय जो है वह इंडिया के प्रति व्यक्ति नेशनल आय से अधिक है, जबकि सेम टाइम गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र का प्रति व्यक्ति नेशनल आय जो है वह पाकिस्तान के पर कैपिटा नेशनल इनकम से काफी कम है, जिससे प्रमाणित होता है पाकिस्तान ने इस क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। तो अब इसी भारत सरकार के इसी नीति के कारण पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी और उसी चुनौती के तहत पाकिस्तान ने क्या किया है, इसको प्रोविंस का स्टेटस दिया है। लेकिन पाकिस्तान जिस फॉर्मेट पे काम कर रहा है वह फॉर्मेट पाकिस्तान के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों की बात नहीं करता है, वह दूसरे देश के नागरिकों के अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है, विशेषकर भारत के मुस्लिम की सुरक्षा की बात करता है, भारत के अल्पसंख्यकों के राइट की बात। अरे हमारा देश तो सेकुलर है, हमारा देश न केवल कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है बल्कि हमारा तो लाइफ स्टाइल में सेकुलरिज्म है, क्योंकि हमारे यहाँ एक दूसरे को हिंदू हो या मुस्लिम हो, मंसूर भाई, अमजद चाचा, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। तो हमें पाकिस्तान से सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत नहीं, और पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कुछ इस तरह से अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है, चीन को एंट्री कर रहा है। और चीन क्या कर रहा है, चीन उसके डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। बहुत सारे रिपोर्ट आए हैं जो चीन न केवल उसके क्षेत्र पर अधिकार कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करके चीन उसके डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। इसलिए मैंने कहा था आने वाले दिनों में पाकिस्तान की यह पॉलिसी रही तो पाकिस्तान में के शब्द हट जाएगा और पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान की जगह क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो यह कुछ समस्या है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।